पहुंचा है। एनडीआरएफ ने बताया है कि 2 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि लापता हुए 3 लोगों की तलाश जारी है। भूस्खलन में 4 किलोमीटर लंबी सड़क और 2 घर बह गए हैं और 5 फुट तक मलबा जमा होने के कारण आवाजाही बंद हो गई है। राज्य में प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें राहत और बचाव काम में जुटी हुई हैं। हिमाचल प्रदेश भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं से जूझ रहा है, जिससे राज्य को बड़ा नुकसान पहुंचा है। इस दौरान हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने चंबा का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा से राज्य बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और लोगों की मदद के लिए राज्य सरकार प्रयास कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्य सरकार सड़कों, जल आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क जल्द से जल्द बहाल करने में लगी है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। भारी नुकसान प्रदेश के अंदर हुआ है, मगर खास करके जिला चंबा इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। चाहे उसमें चंबा हमारे विधानसभा क्षेत्र है या खास करके भरमौर का इलाका है, आपके तीसा का इलाका है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि जो भी यहाँ पे नुकसान हुआ है उसका ग्राउंड पे जायजा भी लिया जाए और सड़कों का पर्टिकुलरली जो डैमेजेस हुए हैं। अभी तो नेशनल हाईवे है, अभी मैं खुद नेशनल हाईवे से हम होकर आए हैं, तो हमने इसमें निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पर भी इसमें मलबे आए हैं, जहाँ जहाँ पर भी इसमें दंगे लगने हैं, इमीडिएटली उसका काम शुरू हो। उसके लिए बजट की कोई दिक्कत नहीं है। उधर हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की वजह से पंजाब में नदियां उफान पर है, जिससे पंजाब के कई जिलों में बाढ़ आ गई है। गुरदासपुर, फाजिलका, रामदास, जालंधर, अजनाला में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। राहत और बचाव अभियान में एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा सेना और पुलिस की टीम भी राहत और बचाव काम में जुटी हुई है। बचाव दल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से अभी तक करीब 2255 लोगों और 25 पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इसके अलावा प्रभावित क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता, राशन और अन्य आवश्यक वस्तुएं भी पहुंचाई जा रही हैं। वहीं दूर दराज के गांवों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टरों का सहारा भी लिया जा रहा है। और खबर बिहार से। कभी विकास से कोसों दूर बिहार अब समावेशी विकास की मिसाल बनकर सामने उभर रहा है। केंद्र सरकार ने बिहार को प्राथमिकता देते हुए अपनी वित्तीय सहायता को बीते 10 वर्षों में 3 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। इसके परिणाम स्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं संभव हुई हैं और इसको बदलाव लेकर आ रही हैं। किस प्रकार से ये बदलाव हो रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार बिहार के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है, इसीलिए राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में जबरदस्त वृद्धि की गई है। बिहार को 2004 से 14 की अवधि में केंद्र सरकार से 2.8 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय मदद दी गई थी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये राशि 2014 से 24 के दौरान बढ़ाकर 9.23 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। राज्य में वार्षिक रेलवे निवेश 2009 से 14 में 1132 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 से 26 में 10,066 करोड़ रुपए हो गया है। केंद्र की मदद से बिहार को विकास के पंख लग गए हैं। सड़क, रेलवे, हवाई संपर्क और ऊर्जा में निवेश के चलते 2011 से 12 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 3.5 गुना वृद्धि हुई। बीते 10 वर्षों में बिहार में अवसंरचना में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सड़कों और पुलों के विकास के लिए 4 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं आवंटित की गयी। रेलवे अवसंरचना के लिए 1 लाख करोड़ रुपए और विमानन से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। राज्य के लगभग 90% राष्ट्रीय राजमार्ग अब 2 लेन या उससे अधिक चौड़े हैं। पिछले 5 वर्षों में 850 किलोमीटर से अधिक 4 लेन और उससे अधिक चौड़े राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है। बीते 22 अगस्त को प्रधानमंत्री ने NH-31 पर 8.15 किलोमीटर लंबे ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया, जिसमें गंगा नदी पर 1870 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित 1.86 किलोमीटर लंबा 6 लेन का पुल भी शामिल है। 120.10 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड पटना आरा सासाराम गलियारे को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंजूरी दे दी है। NH-22 के पटना गया डोभी खंड को 4 लेन का बनाने का कार्य 5520 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। NH-119A को 4 लेन बनाने और NH-319B और NH-119D को 6 लेन बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। यात्री सुविधाएं बढ़ाने के लिए 2014 से अब तक 115 नई ट्रेनें शुरू की गई हैं और 300 से ज्यादा जोड़ी ट्रेनों को अतिरिक्त ठहराव दिए गए हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1337 रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास के लिए चुना गया है।
जिनमें बिहार के 98 स्टेशन शामिल हैं। देश में संचालित 144 वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं में से 20 बिहार के स्टेशनों पर चल रही हैं। पटना हवाई अड्डे ने 2014 से 2024 के दौरान सालाना 3 करोड़ यात्रियों, 83,000 टन माल ढुलाई और 24,026 विमानों की आवाजाही दर्ज की है। ये राज्य में आधुनिक, कुशल और समावेशी अवसंरचना की ओर बदलाव को दर्शाता है। दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई संपर्क सुविधा जारी है। करीब 6,880 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित बक्सर ताप विद्युत संयंत्र का अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। औरंगाबाद में 29,930 करोड़ रुपए के साथ पावर प्लांट का निर्माण हो रहा है। राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं भी संचालित हैं। बीते 11 वर्षों में देश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, जिनमें बिहार के लगभग 60 लाख घर शामिल हैं। बजट में पश्चिमी कोसी नहर EMR परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, जिससे मिथिलांचल में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। बिहार की अवसंरचना परिवर्तन सतत और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम है। रेल, सड़क, ऊर्जा और विमानन की ऐतिहासिक परियोजनाएं राज्य को राष्ट्रीय विकास इंजन बनाने की ओर अग्रसर कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और खबर अमेरिका से। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। US कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट का कहना है कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त तो हैं, लेकिन इनमें टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार नहीं है। यह फैसला ट्रंप की आर्थिक नीतियों पर बड़ा झटका माना जा रहा है। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने की अनुमति भी दे दी है, जिससे ट्रंप प्रशासन को मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का अवसर मिल गया है। हालांकि इस फैसले को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि टैरिफ अब भी लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कभी ये टैरिफ हटा दिए गए तो यह देश के लिए पूरी तरीके से विनाशकारी होगा, साथ ही यह अमेरिका को आर्थिक रूप से कमजोर बना देगा। खबर थाईलैंड से। थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने निलंबित प्रधानमंत्री पेंटोगतान शिनावात्रा को पद से बर्खास्त कर दिया है। हालांकि अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रधानमंत्री शिनावात्रा ने कोई बेईमानी नहीं की है, लेकिन कंबोडिया के राष्ट्रपति हुन मानेट के पिता हुन सेन के साथ लीक हुई फोन कॉल के जरिए उन्होंने नैतिकता के नियमों का उल्लंघन किया है। फोन कॉल के दौरान दोनों ने एक सीमा विवाद पर चर्चा की थी, जिससे कुछ दिनों के बाद थाईलैंड और कंबोडिया में लड़ाई शुरू हो गई थी। शिनावात्रा ने 38 साल की उम्र में अगस्त 2024 को शपथ ली थी और थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी। शिनावात्रा हाल के वर्षों में बर्खास्त होने वाली दूसरी प्रधानमंत्री और पिछले 17 वर्षों में अदालत द्वारा हटाई गई 5वीं प्रधानमंत्री बन गई हैं। और बात साइबर अलर्ट की। मैलवेयर एक ऐसा शब्द है जिससे हम सब वाकिफ हैं। जाने अनजाने हम कभी ना कभी इसका शिकार भी बन चुके होते हैं। साइबर ठग कभी RTO ऑफिस, कभी सरकारी योजनाओं, तो कभी क्रेडिट कार्ड के नाम पर आपके मोबाइल में मैलवेयर APK इंस्टॉल करा देते हैं। अटैचमेंट या लिंक के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं ये इस प्रकार की फर्जी APK, जिनमें हो सकते हैं वायरस, ट्रोजन या स्पाईवेयर, जो आपके फ़ोन का नियंत्रण हासिल कर लेता है और पहुंचाता है आपको भारी नुकसान। ये जो एंड्रॉयड पैकेज किट होता है, ये किसी भी तरह से आपके मोबाइल पे आ सकता है, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेंजर के माध्यम से, और कोई अननोनली इस लिंक को क्लिक करता है तो ये उनका डेटा, जो से भी सेंसिटिव डेटा होता है, फाइनेंशियल डेटा हो सकता है, पर्सनल डेटा हो सकता है, क्रेडिट कार्ड डेटा हो सकता है, सब वो रिमोटली हैंडल कर सकते हैं। आपके मोबाइल को ये रिमोटली चेक कर सकते हैं कि आप उसमें क्या क्या कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने जब इसके सिस्टम लैपटॉप को जो ऑपरेट किया, जब उसका हमने एनालिसिस किया, तो उसके पैनल, उन्होंने एक पैनल बना रखा था जिससे देश के विभिन्न जो विक्टिम्स थे उनके डिटेल्स थे और उनके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इवन की उसके जो मैसेजेस मोबाइल पे आ रहे थे, ये लोग अपने पैनल में भी देख सकते थे। तो कैसे नकली ऐप्स, फर्जी लिंक और मैलवेयर फाइल्स के जरिए साइबर अपराधी आप पर नजर रख रहे हैं? कैसे आप खुद ही अपने हाथों से उनके जाल में कई बार गलती से फंस जाते हैं? बस एक क्लिक और आपकी निजी जानकारी साइबर अपराधियों के कब्जे में पहुंच जाती है। तो क्या करें, कैसे बचें इस मैलवेयर के जाल से? कौन सी सावधानियां आपको बचा सकती हैं? देखिए हमारा खास कार्यक्रम साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। साइबर अलर्ट में इस बार आपको बताएंगे मैलवेयर के बारे में।
कैसे आपको टारगेट करते हैं ये साइबर अपराधी मैलवेयर अटैक के माध्यम से। अगर मैं मेरे फोन में कोई मालवेयर डालता हूं तो मेरे फोन का एक्सेस प्रोडक्टर के पास चला जाता है, तो वो मेरा जो अकाउंट है वो बंदा यूज करता है। इनके पास आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। ये व्हाट्सएप जो चलाते हैं वो किसी और के नंबर में लॉगिन करके चलाते हैं। अननोन नंबर से आपके पास व्हाट्सएप लिंक आया तो उसको अननोइंगली क्लिक नहीं करना। देखिएगा साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इसी खबर के साथ समाचारों के संग में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।